नमस्कार साथियों, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ और आपका जल्द ही सीटेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, जो बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। इसका पहला प्रश्न देखिए। एक शिक्षक ने देखा कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी बार बार गलतियां दोहरा रहे हैं। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम, इसके अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो प्रभाव के नियम के अनुसार शिक्षक को इसमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए। गलतियों पर दंड देना चाहिए। बी ऑप्शन है सही उत्तर मिलने पर पुनर्बलन देना चाहिए। सी है बार बार अभ्यास कराना चाहिए। और डी ऑप्शन है कि बच्चों को अनदेखा करना चाहिए। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि सही उत्तर मिलने पर पुनर्बलन देना चाहिए। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रभाव का नियम ये कहता है कि बच्चे को सही उत्तर मिलने पर पुनर्बलन देना चाहिए। और इसका थोड़ा हम देखेंगे व्याख्या के रूप में। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम कहता है कि यदि किसी कार्य के परिणाम सुखद होते हैं तो उसे दोहराया जाता है, इसलिए सही उत्तर मिलने पर बच्चे को क्या देना चाहिए? पुनर्बलन देना चाहिए। इसका दूसरा जो प्रश्न है आज का, देखिए इसमें एक विद्यार्थी गणित में बार बार असफल हो रहा है और मानने लगा है कि वह कभी गणित नहीं सीख सकता। यह किस स्थिति को दर्शाता है? आजकल टेट वगैरह में इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके ऑप्शन देखिए। आत्मनियंत्रण, दूसरा है आत्म प्रभावकारिता का, तीसरा है सीखी हुई असहायता का, या चौथा है आत्म सिद्धि का। तो ये कौन सी स्थिति को दर्शाता है जब बच्चा ये सोच ले कि अब मुझे बिल्कुल भी गणित नहीं आ सकती है, अगर वो बार बार गणित में असफल हो रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सीखी हुई असहायता की स्थिति को ये दर्शाता है। देखिए, जब कोई बच्चा यह मान लेता है कि वह चाहे जितना भी प्रयास करे लेकिन असफल ही होगा, तो इसे बोला जाता है सीखी हुई असहायता। तो ये जो स्थिति है वो लर्न हेल्पनेस की स्थिति हम उसको कहेंगे। लर्न हेल्पनेस सिचुएशन बोला जाएगा इसे। तीसरा प्रश्न देखिए। एक शिक्षक ने बच्चों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालो। यह किस पद्धति का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति का, दूसरा है खोज परक अधिगम का, तीसरा है स्मरण अधिगम का, चौथा है अनुकरण अधिगम का। तो जब टीचर बच्चों से ये कहे कि तुम खुद से प्रयोग करके कुछ निष्कर्ष इसका निकालिए, तो ये कौन सी पद्धति का उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, खोज परक अधिगम का उदाहरण है, जिसमें बच्चे खुद ही खोज वगैरह करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रयोग और निष्कर्ष स्वयं निकालने को खोज परक अधिगम कहा जाता है। इसे किसने महत्व दिया? ब्रूनर ने महत्व दिया था। चौथा प्रश्न देखिए। एक बालक गणित में अच्छा है लेकिन भाषा में कमजोर है। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अब बच्चा देखिए, कोई बालक है वो गणित में तो अच्छा है लेकिन वो भाषा जैसे विषय में कमज़ोर है। तो इस सिचुएशन में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, केवल गणित पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है केवल भाषा पर ध्यान देना चाहिए। सी है दोनों क्षेत्रों में उसकी क्षमता के अनुसार कार्य कराना चाहिए उससे। और चौथा है तुलना करके अंक देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टीचर को उसके दोनों क्षेत्रों में उसकी क्षमता के अनुसार कार्य कराना चाहिए बच्चे से। तो देखिए,
गार्डनर ने जो कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार हर बच्चे की जो क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इसलिए शिक्षक को गणित और भाषा दोनों क्षेत्रों में क्षमता के अनुसार काम कराना चाहिए। 5वां प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक असंतुलन कब उत्पन्न होता है? पहला देखिए ऑप्शन, जब नई जानकारी पुरानी जानकारी से मेल खाती है। दूसरा ऑप्शन है, जब नई जानकारी पुरानी जानकारी से मेल नहीं खाती। सी है, जब अभ्यास बहुत अधिक होता है। और डी है, जब पुनर्बलन मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि संज्ञानात्मक असंतुलन कब पैदा होता है? जब कोई नई जानकारी पुरानी जानकारी से मेल नहीं खाती है, तो वहाँ पर संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। 6वां प्रश्न देखिए, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन देखिए इसमें, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से। दूसरा है वाइगोत्स्की के सहायक अधिगम से। तीसरा है स्किनर के प्रचालन अनुबंधन से। और डी ऑप्शन है फ्रायड के व्यक्तित्व विकास से। तो इसके फोल्डिंग जो अवधारणा है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की के सहायक अधिगम से ये संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सहायक अधिगम जो कि इसके फोल्डिंग है वो क्या चीज़ है। वाइगोत्स्की के अनुसार इसके फोल्डिंग का मतलब है बच्चे को कठिन कार्य करने में शिक्षक या सहपाठी जब अस्थायी मदद देते हैं और वो धीरे धीरे मदद देना कम कर देते हैं, तो ये ही जो सिचुएशन होती है उसे इसके फोल्डिंग बोला जाता है। 7वां प्रश्न देखिए, एक बच्चा लगातार कक्षा में प्रश्न पूछता है, नए विचार प्रस्तुत करता है और प्रयोग करना चाहता है, यह किसका लक्षण है? ऑप्शन देखिए, अनुशासनहीनता का, जिज्ञासा और सृजनात्मकता का, अनुकरण का, असहायता का। तो जब बच्चा बहुत सारे प्रश्न टीचर से करने लगता है और उसके मन में अनेक नए विचार आते हैं और उसे वो अपने टीचर को बताते रहता है, तो ये जो लक्षण है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा और सृजनात्मकता का। बार बार प्रश्न पूछना, नए विचार प्रस्तुत करना और प्रयोग करना जिज्ञासा और सृजनात्मकता का लक्षण है, ना कि किसका? अनुशासनहीनता या असहायता जैसी चीज़ों का। 8वां प्रश्न देखिए, एक शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग समूह बनाता है और उसी अनुसार शिक्षण करता है, यह किसका उदाहरण है? तो बच्चों का जब अलग अलग बच्चों का जब ग्रुप बनाकर टीचर पढ़ाते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? देखिए, पहला ऑप्शन है विभेदित शिक्षण का, बी है परंपरागत शिक्षण का, सी है अनुशासन का, या डी मूल्यांकन का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभेदित शिक्षण का। 9वां प्रश्न देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, बच्चों को कम अंक देना, केवल परीक्षा को महत्व देना, बच्चों के समग्र विकास का आकलन करना। चौथा ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के समग्र विकास का आकलन करना। 10वां प्रश्न देखिए, मनोसामाजिक सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने, फ्रायड ने, पियाजे ने या स्किनर ने? महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो मनोसामाजिक विकास, इसका सिद्धांत दिया था ऑप्शन नंबर ए, एरिक्सन ने। 11वां प्रश्न देखिए, एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कब होती है? पहला देखिए, जन्म से 1 वर्ष तक। दूसरा है 1 से 3 वर्ष तक। सी है 3 से 6 वर्ष तक। और डी है 6 से 12 वर्ष तक। तो एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 1 वर्ष तक।
एरिक्सन के अनुसार जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहलाती है, जिसमें बच्चे को सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता होती है। 12वां प्रश्न देखिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के पूर्व संवैधानिक स्तर में बच्चा क्या सोचता है? पहला, नियम समाज की भलाई के लिए है। दूसरा, नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। सी है, नैतिकता न्याय पर आधारित है। और डी, नियम सभी के लिए समान है। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के पूर्व संवैधानिक स्तर में बच्चा क्या सोचता है? बच्चा सोचता है ऑप्शन नंबर बी, नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। मतलब बच्चे के दिमाग में ये रहता है उस समय कि मुझे होमवर्क करना चाहिए ताकि मुझे दूसरे दिन टीचर पनिशमेंट न दे। तो वो केवल होमवर्क इसीलिए करता है कि उसे पनिशमेंट न मिले दूसरे दिन। देखिए, कोहल वर्ग के पूर्व संवैधानिक स्तर पर बच्चा नियमों का पालन दंड से बचने या पुरस्कार पाने के लिए करता है। 13वां प्रश्न, बालिका शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा क्या मानी जाती है? पहला ऑप्शन है शिक्षकों की कमी। दूसरा है समाज की पारंपरिक धारणाएं। सी है पाठ्य पुस्तकें। और डी है विद्यालय भवन। तो बालिका शिक्षा में जो बाधा या रुकावट मानी जाती है वो है ऑप्शन नंबर बी, समाज की पारंपरिक धारणाएं। ये धारणाएं क्या है कि यही सोचा जाता है ज़्यादातर कि लड़कियां केवल घर का ही काम करेंगी। तो ये पारंपरिक जो धारणाएं हैं वो बालिका शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा के रूप में रहती है। 14वां प्रश्न देखिए, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना। बी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग बैठाना। सी, सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। और डी है बच्चों को प्रतियोगिता कराना। तो इसमें देखिए, समावेशी शिक्षा में कौन सी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है शिक्षक की? ये है ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कराना। 15वां प्रश्न देखिए, सतत अधिगम में फीडबैक की क्या भूमिका है? ऑप्शन है केवल अंक देना, त्रुटियों को सुधारने और बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन देना। सी, बच्चों को दंडित करना। चौथा है बच्चों को अनदेखा करना। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियों को सुधारने और बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन देना। ये सतत अधिगम में फीडबैक की भूमिका है। 16वां प्रश्न, एक बालक बार बार कक्षा में अनुशासनहीनता करता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, तुरंत दंड देना चाहिए। बी है उसके व्यवहार के कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सी है उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। और डी है उसे प्रधानाचार्य को सौंप देना चाहिए। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं सी टेट में, कुछ क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। तो इसमें भी कुछ बच्चे बहुत जल्दीबाजी करते हैं और ऑप्शन गलत लगा देते हैं। तो आपको अच्छे से अपने क्वेश्चन को पढ़ना है वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उसके व्यवहार के कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा क्यों बार बार कक्षा में अनुशासनहीनता करता है, ताकि उसका सही समाधान भी निकाला जा सके। 17वां प्रश्न देखिए, रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन है ज्ञान का स्रोत। बी है मार्गदर्शक और सहायक। सी है कठोर अनुशासनकर्ता। डी है परीक्षा लेने वाला। तो इसमें देखिए, रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक मार्गदर्शक और सहायक के रूप में शिक्षक की भूमिका रहती है। रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक मार्गदर्शक और सहायक होता है, जो बच्चों को ज्ञान निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। 18वां प्रश्न देखिए,
अधिगम शैलियाँ का तात्पर्य है। ऑप्शन है सभी बच्चे एक ही तरीके से सीखते हैं, लर्निंग स्टाइल। बी है हर बच्चे की सीखने की अलग रुचि और तरीका होता है। सी है बच्चों को केवल रटने से पढ़ाना। और डी है बच्चों को अनुशासित करना। तो अधिगम शैलियाँ लर्निंग स्टाइल का जो तात्पर्य है वो है ऑप्शन नंबर बी कि हर बच्चे का सीखने की अलग रुचि होती है, उसका अलग तरीका होता है। देखिए इसमें कि कोई सुनकर सीखता है, कोई देखकर और कोई करके सीखता है। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों के सीखने के। 19वां प्रश्न देखिए, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को समूह में कार्य कराया, इससे क्या लाभ होगा? ऑप्शन है केवल तेज बच्चे सीखेंगे उससे। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास होगा। सी है बच्चों में अनुशासन कम होगा इससे। और डी है परीक्षा के अंक बढ़ेंगे। तो जब एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को समूह में कार्य कराया तो इससे क्या होगा, क्या लाभ होगा? इससे ऑप्शन नंबर बी बच्चों में सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास होगा। एक दूसरे की सहायता करना भी सीखते हैं बच्चे। 20वां जो प्रश्न है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को असफल घोषित करना। बी है विद्यार्थियों के अधिगम को सुधारना। सी है केवल ग्रेड देना। और डी है अनुशासन बनाए रखना। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के अधिगम को सुधारना। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को सुधारना है, ना कि उन्हें असफल घोषित करना। 21वां प्रश्न देखिए, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है विद्यार्थियों की कमजोरियों को उजागर करना। बी है विद्यार्थियों की क्षमताओं और विशेषताओं को समझना। सी है विद्यार्थियों को वर्गीकृत करना। और डी है विद्यार्थियों को दंडित करना। तो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों की क्षमताओं और विशेषताओं को समझना। 22वां प्रश्न देखिए, यदि कोई बच्चा कक्षा में बहुत शर्मीला है और मित्रों से नहीं मिलता जुलता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, उसे डांटना चाहिए, उसे उपेक्षित करना चाहिए, उसे समूह गतिविधियों में शामिल करना चाहिए और उसे अलग बैठाना चाहिए। तो इसका जो साफ साफ आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसे समूह गतिविधियों में शामिल करना चाहिए ताकि उससे उसका क्या बढ़ सके, आत्मविश्वास। 23वां प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है केवल बुद्धि परीक्षण करना। बी है अधिगम की प्रक्रिया को समझकर शिक्षा को प्रभावी बनाना। सी है बच्चों की तुलना करना। और डी है केवल परीक्षा परिणाम निकालना। तो केवल वाले तो वैसे भी कट जाते हैं आंसर एग्जाम में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अधिगम की प्रक्रिया को समझकर शिक्षा को प्रभावी बनाना। 24वां प्रश्न देखिए, जब कोई बच्चा अपने अनुभव से सीखता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम। बी है अनुभवात्मक अधिगम। सी है सामाजिक अधिगम। और डी है अनुकरण अधिगम। तो बच्चा जब अपने अनुभव से सीखता है तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अनुभवात्मक अधिगम। 25वां प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक यह कहता है कि हर बच्चा विशेष है और उसकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं तो यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन है समान अवसर। बी है व्यक्तिनिष्ठ भिन्नता। सी है सामाजिक विकास। और डी है समूह अधिगम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिनिष्ठ भिन्नता। तो ये आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। मैं आगे आपके लिए बाल विकास और मनोविज्ञान के जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो डेली लेकर आते रहूँगी 25 प्रश्न। तो मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।
मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।